जनपद प्रयागराज में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों से खास बातचीत की हमारे प्रधान संपादक उदय यादव ने। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव चल रहा है। प्रगतिशील लोहिया पार्टी और समाजवादी पार्टी किस तरीके से अपना इसमें योगदान कर रही है? प्रगतिशील पार्टी के लिए, शिवपाल जी के लिए आप उनके खास लोग हैं, किस तरीके से उनको और मजबूत बना रहे हैं इस त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में? बता रहा हूँ मैं संतोष कुमार यादव, आर्मी के नाम देना चाहता हूँ। मैं सेना में सर्विस किया हूँ और मैं प्रतापपुर से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का यहाँ पर मैं कार्यक्रम लिए आए थे तो मुझे प्रतापपुर विधानसभा से प्रभारी नियुक्त किए हैं। तो हम लोग यहाँ जिलाध्यक्ष जी से, मंत्री जी से मिलकर के 18 कैंडिडेट यहाँ पर खड़े किए हैं। 18 कैंडिडेट प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से खड़े हैं। जो जीत के आएंगे उनका भी स्वागत है, जो हारते हैं उनका भी स्वागत है। और कोई भी आना चाहता है तो हमारे पार्टी में शामिल हो सकता है। और अभी बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं जो अन्य पार्टियों से टिकट नहीं पाए हैं, वो हमारे पार्टी में शामिल होने के लिए तैयार हैं और उनको शामिल किया जा रहा है। हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कहने पर कार्य कर रहा हूँ। जो उनका दिशा निर्देश है माननीय शिवपाल जी का, हम उनके निर्देशों का पालन कर रहा हूँ। क्योंकि हम लोग सेना के हैं, हम लोग दरबदलू नहीं हैं। सेना की तरह सेवा कर रहा हूँ और पार्टी की हमेशा सेवा करता रहूँगा। जिंदगी पर्यंत जब तक जीवन है तब तक सेवा करूँगा। मैंने आपसे कहा था, आज भी कह रहा हूँ और ठीक से सेवा हो रहा है। और हम लोग जो है जो कैंडिडेट लड़ रहे हैं उनका मदद जाकर वहाँ कर रहा हूँ और करूँगा। और जीतने की ज़्यादा संख्या में और कई प्रधान भी मैंने खड़ा किया हूँ। कई प्रधान, कम से कम 50 सैकड़ों प्रधान हैं जो कि जीतने के कगार पर हैं। सारे जो जीतेंगे मैं सभी फिर मैं पुनः मीटिंग कराऊंगा, साहब से मिलाऊंगा। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मैं सभी का मिलाऊंगा, सभी को जो जीत रहे हैं, जो हारेंगे उनको मिलाऊंगा। मैं मुलाकात करने के लिए बोला हूँ। इसी स्तर पर हम लोग अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं। जनपद प्रयागराज में संतोष यादव जी के नेतृत्व में कितने लोग त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में खड़े हुए हैं? जिला पंचायत सदस्य के लिए 18 लोग खड़े हैं, 18 लोग खड़ा किए हैं। और प्रधान जी प्रधान तो मैं क्या हूँ कम से कम 100 के लगभग में, लेकिन 60-70 जीतने वाले हैं प्रधान। और बीडीसी अनगिनत है, खड़ा किए हैं, अनगिनत जीतेंगे। अच्छा, मेरा एक सवाल और है, क्या अगली बार विधानसभा के लिए आप एक मजबूत चेहरा है? बिल्कुल है चेहरा। मैं एक बार निर्दलीय चुनाव लड़ चुका हूँ और मैं इसी बार मैं जीत के दिखाऊंगा। जनता साथ में है। मैं गरीबों में शादी कराता, जो गरीब कन्या लड़की हैं, जो अपने जो व्यक्ति अपने बेटियों की शादी नहीं कर पाता, मैं उनकी शादी कराता हूँ, निःशुल्क शादी। मतलब उनका हर चीज़ में सहयोग करता हूँ, शादी कराते हैं। फिर मैं 8 शादी में लिखा हूँ। 2-3 महीने के बाद, अभी गर्मी है, गर्मी बीते मैं उन बच्चियों में शादी कराऊँगा। और जिसके माता पिता नहीं हैं उनको मैं कॉलेज में निःशुल्क पढ़ाता हूँ। उसी में कोई फीस नहीं लेता हूँ, न लूँगा मैं जब तक जीवन मेरा रहेगा। ये मेरा है। और जैसे अगर मैं कभी भी ज़िंदगी में अगर मैं विधायक बना या कोई मुझे पद दिया गया ठीक ठाक से, मैं सहयोग करने लायक रहा तो जो कमीशन खोरी मैं बंद कर दूँगा। इस सेना का आवाज़ है जिस पर पूरा देश विश्वास करता है। सर 2022 में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है और आप विधायकी जीतते हैं, तो क्या हम ये समझे हम अगले मंत्री से बात कर रहे हैं? अभी तो नेताजी हमारे बताएंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बताएंगे। हमारे दर्शकों के लिए क्या संदेश रहेगा सर आपको? संदेश रहेगा मैं निष्पक्ष मैं जो सेवा करूँगा। ये जाने निष्पक्ष, कोई लालच नहीं, मैं सिर्फ सेवा करना जानता हूँ बस, सही रूप से। जो चुनाव लड़ रहे हैं उम्मीदवार, उनसे क्या आपकी उम्मीदें हैं? उनके लिए क्या संदेश रहेगा आपका? उनको अपने पार्टी का पूरा कानून कायदा बताया जा रहा है कि आपको जनता की सेवा करना है। जो सरकारी जो गवर्नमेंट का जैसे जो सरकार चल रही है, जो चलता है, जो चलेगा, उनकी योजना को वहाँ तक पहुँचाना है। उनका यही काम होगा। क्योंकि योजनाएं सरकार आती है, कागज़ में ही रह जाता है और चला जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मेरा अगला सवाल है श्री मंजी सर आपसे कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी किस तरीके से यहाँ पे और मजबूत हो रही है आप लोगों के नेतृत्व में? प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव जी। मैं यहाँ अधिवक्ता सभा प्रयागराज का जिलाध्यक्ष हूँ और मैं अपने भाई अनुज संतोष जी को धन्यवाद अदा करता हूँ कि ये सामाजिक कार्य में आए दिन लगे रहते हैं। विद्यालय भी एक सामाजिक कार्य है और आपका समाज में एक अच्छा सराहनीय कार्य है। अब पार्टी लेवल पर अगर हम लोग आते हैं तो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने यहाँ प्रयागराज में हमारे 18 कैंडिडेटों का उन्होंने समर्थन किया है। ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत बीडीसी का जो
नीति इसमें हम लोग समर्थन नहीं करते हैं। जिला पंचायत स्तर तक ही हम लोग पार्टी का समर्थन रहता है। बाकी जो लोग लड़ते हैं, जो लोग जीत कर आते हैं, उनका भी वेलकम है। जो लोग हारते हुए मायूस ना हो, उनका भी वेलकम है। चूँकि हर पद पे 8-8, 10-10, 15-15 कैंडिडेट हैं, सभी का जितना संभव नहीं है। जनता का जनार्दन होता है, जनता हमारा भगवान है। जनता के वोट को स्वीकार करना चाहिए। वो जिसको जिताते हैं उनको स्वीकार करना चाहिए और हम लोग नेता अगर हैं, अपनी कमियों को सुधारते हुए जनता के बीच में हो सकता है कुछ हम लोगों की आगे की कड़ी रह गई हो, तो उनका विश्वास जीतना है। और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी में हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ करके उनको मजबूत बनाना है। चूँकि कोविड-19 के नाम पर भारत सरकार, बीजेपी सरकार ने काफ़ी कुछ त्रस्त कर दिया है हमारे भारत सरकार ने पब्लिक को, भारतीय जनता को। कोविड-19 के नाम पे गाइडलाइन है, पालन होना चाहिए। WHO का रिपोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है। क्योंकि मैं खुद अधिवक्ता हूँ, इस बारे में इस पर थोड़ा सा फोकस डाल रहा हूँ। लेकिन सरकार की जो एक पॉजिटिव होना चाहिए कोविड-19 के नाम पे, वो नहीं हो पा रहा है। ये शोषण है, कभी मास्क के नाम पे चलान, कभी आपका जो है डिस्टेंसिंग नाम पे चलान, कभी जो है लॉकडाउन लगा देना, जनता को ना बताना, कभी जनता को बिना बताए, बिना जनता को कॉन्फिडेंस में लिए सरकारें काम करती हैं। हम लोग अपने पार्टी की तरफ से और नौजवानों की तरफ से, जनता की तरफ से इनका विरोध करते हैं। सरकार को महामारी कोविड-19 का नियमानुसार पालन करना चाहिए। हम जनता भी उसके लिए स्वीकार करते हैं, लेकिन ऐसी चीज़ों को रखें जिसमें जनता की परेशानी कम से कम हो और कोविड-19 का हम लोग सामना भी कर लें और इससे महामारी से हम लोग निजात भी पाएँ। लेकिन इसमें सरकार ने बहुत उपेक्षित कर दिया है। हर जनता बहुत पीड़ित है, नौजवान से लेके रोज़गार से लेकर के, एजुकेशन से लेके, स्वास्थ्य लेके। अभी कल के अखबार आप पढ़िए तो कोविड-19 में वैक्सीन की कमी आ गई है। आप इस पर एक सवाल भारत सरकार से हमारा ये है कि अगर हम बांग्लादेश, पाकिस्तान या अन्य कंट्रियों को कोविड-19 का हम वैक्सीन सप्लाई कर रहे हैं और भारत में हमारी कमी आ रही है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार नो डाउट हमारे प्रधानमंत्री हैं, भारत सरकार है। तो ये कैसे हो सकता है? हम अदर कंट्रियों को सप्लाई कर रहे हैं, वही वैक्सीन हमारे इंडिया में कमी पाई जा रही है, तो ये ठीक नहीं है। आज एक डॉक्टर साहब से कल हमारी बात हुई, हमने कहा यार हमको भी वैक्सीन लगवाइए, हमारा 45 साल से कम उम्र है। तो उन्होंने कहा सर आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में 250 रुपया देख लगवा लीजिए। तो ये बात तो हमने सुन लिया, चूँकि परिचित उनकी बात को समझा, लेकिन क्या आप लोग मीडिया के माध्यम से बताना चाहते क्या उचित है? प्राइवेट हॉस्पिटल में 250 रुपया पे करके, 300 रुपया पे करके अगर आम पब्लिक के कोविड-19 का वैक्सीन लगवाएगा तो ये उचित नहीं है। कृपया सरकार इस पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे। कोविड-19 का वैक्सीन हर व्यक्ति को लगना चाहिए, हर उम्र के लोगों को लगना चाहिए। इसके साइड इफ़ेक्ट ना हो, कम से कम हो, उसको बताते हुए करना चाहिए। अब हम आते हैं प्रयागराज 2021 चुनाव, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, ग्राम प्रधान के। तो इसमें हमारे बहुत सारे कैंडिडेट लड़े हैं, एजुकेटेड, नॉन एजुकेटेड सारे लोग हैं। इसमें उम्मीद करते हैं जो लोग जीत कर आते हैं चुनाव में, वो समाज के लिए अच्छा काम करेंगे, हमारे भारत सरकार की गाइडलाइन का पालन करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के नियमों का पालन करेंगे, समाज में एक अच्छा मैसेज देंगे। क्योंकि समाज में अब हमारे नेताओं से धीरे धीरे भरोसा कम हो गया है। इसका कारण यह है कहीं कहीं नेता उनसे अनुकूल नहीं है, उनके मनोवृत्ति से अनुकूल नहीं है। कृपया कोशिश यह है कि जो भी लोग आए समाज में अच्छा काम करें, उनकी आवश्यकताओं के अनुसार काम करें। जनता की हमारे बहुत बड़ी समस्या नहीं है, उनकी बिजली, पानी, सड़कें, शिक्षा, स्वास्थ्य और शादी, ये सब चीज़ें अगर हमारे नेता, हमारी सरकार इसको करने में कायदे से सक्षम है तो इसमें बहुत दिक्कत नहीं आती। लेकिन इसी करने में इतनी कंजूसाई, इतनी हरामखोरी, इतने इसमें जमाखोरी हो जाती है कि पब्लिक त्रस्त हो जाती है। आज कई ग्राम सभाओं में हम लोग टहल के मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं कि जनता नाराज़ है वोट के नाम पे। कहते भैया आते हैं, काम वोट मांग चले जाते हैं, काम कुछ नहीं करते हैं। तमाम वार्डों में हम लोग गए तो जनता की यही एक शिकायत है कि वो जो लोग जीत के चले गए अब तक पिछले रिकॉर्ड में, उन्होंने मन मुताबिक काम नहीं किया। तो हम लोग नए लोगों से अपेक्षा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि वो लोग अच्छा कार्य करेंगे। हम अपने पार्टी, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के जो हमारे कैंडिडेट हैं जो जीत के आएंगे, उनसे यही निवेदन, अनुरोध करेंगे कि आप अच्छा कार्य करें, समाज में एक अच्छा मैसेज दें। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल जी का जो है हाथ को मजबूत करें और उनके दिशा निर्देशों पे करें, क्योंकि वो बहुत अच्छे इंसान हैं, वो समाज के हित में बहुत अच्छा काम करते हैं। तो हम लोग उन्हीं के गाइडलाइन पर हैं और हम और हमारे संतोष भैया दोनों लोग मिलकर के एक क्षेत्र में अच्छा काम करना चाहते हैं। हम विधानसभा फूलपुर चुनाव लड़ना चाहते हैं, जो कि 256 विधानसभा फूलपुर है। मैं 2017 में मेयर चुनाव इलाहाबाद से लड़ा। एनसीपी शरद पवार की पार्टी थी और उसमें हमको जनता ने काफ़ी स्वीकारा, अच्छा वोट दिया, अच्छा समर्थन किया।
तो इसी जनता के विश्वास पर हम अपने होम क्षेत्र से 2256 फूलपुर विधानसभा से चुनाव लड़ना चाहते हैं। अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अनुमति हुई तो हम लोग एक अच्छा रिस्पांस देंगे, जनता के बीच में अपनी पहचान बनाएंगे और हम लोग हर समय हर पैसा जनता के लिए ही देंगे। सर 18 से ज़्यादा आपके प्रत्याशी खड़े हुए हैं जिला पंचायत सदस्य के लिए, तो क्या ये समझा जाए कि अगला प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष होगा यहाँ पे जिला पंचायत का? जी नो डाउट, अगर हमारी संख्या बढ़ती है तो हम प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की तरफ से भी अपना अध्यक्ष खड़ा करेंगे। अब वो चुनाव बाद हमारी संख्या के ऊपर डिपेंड करेगी कि हमारी संख्या क्या है, उसी हिसाब से तय किया जाएगा। कोविड-19 की आपने बात की, सुप्रीम कोर्ट के आपने आदेशों का हवाला दिया। सर मेरा एक सवाल ये भी है, आप अधिवक्ता भी हैं सर, आप उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट में सर्वोच्च अदालत में उत्तर प्रदेश की में, तो सर आप मुझे ये बताइए, जिस तरीके से मास्क के नाम पे चालान काटा जा रहा है, वो रेड क्रॉस सोसाइटी के नाम से चालान काटा जा रहा है, उसमें चालान का कहीं जिक्र नहीं है, जो पैसा लिया जा रहा है वो दान के रूप में लिया जा रहा है, तो क्या ये गलत है? ये टोटल रॉन्ग है। गवर्नमेंट को इस पर लगाम लगाना चाहिए। ये जनता को उत्पीड़न किया जा रहा है, ये मास्क के नाम पे, हेलमेट के नाम पे, ये पूरी तरह से उत्पीड़न है। इसको चाहिए कि सरकार इस पे ब्रेक करे, क्योंकि जनता ऑलरेडी महंगाई से, कोविड से और कई सारी चीज़ों से अभी पीड़ित है। कुछ मौसम से, कुछ खेती बाड़ी से, कुछ स्वास्थ्य से। अभी मेडिकल आप चले जाइए, हम अभी कोविड-19 में बीमार हो जाए हमारा कोई साथी, तो आज हमारा एडमिशन नहीं होगा, वहाँ 3 दिन लगेगा हमको एडमिशन होने में, जो कि हमारी जीवन रेखा 2 मिनट 4 मिनट की होती है। अगर हमको टाइम पे मेडिसिन दवा नहीं मिल पाएगी तो हम नहीं चल पाएंगे। तो सरकार यहाँ वो बेहतर काम करने की हम लोग अपेक्षा करते हैं कि जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल उनको भी हायर करें, उनको भी कोविड-19 के लिए वैक्सीन के लिए कहे, उनको एडमिट होने के लिए कहे। आज के डेट में हमारे कोरोना से पीड़ित जो भी साथी हैं, बंधु हैं, भाई हैं, उनको कोई डॉक्टर देखने को तैयार नहीं है। तो सरकार की कोशिश होनी चाहिए कि उनको भी इलाज मिले, अच्छा इलाज मिले। और इस समय बेली में मेडिकल कॉलेज में कहीं कोई जगह नहीं है। हमारे वहाँ पे जो भाई बंधु मरीज बाहर ही डेथ हो जा रही है, उनकी गेट पर ही डेथ हो जा रही है। तो आपके मीडिया ने कई बार दिखाया है, परसों पेपर में है, नर्सों के पेपर में है, कल के भी अखबार में है। तो ये सब चाहिए कि सरकार इस पर और मजबूती से काम करे। कहीं न कहीं सरकार इस पर काम नहीं कर पा रही है और जनता अपने को ठगा हुआ और पीड़न महसूस कर रही है। युवा साथियों के लिए क्या संदेश रहेगा आपका, जो चुनावों में इस वक्त प्रतिवाद कर रहे हैं? हमारे युवा साथियों के लिए हमारा ये संदेश, इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए और एक अच्छा, मजबूत, पढ़ा लिखा, समझदार कैंडिडेट का चुनाव करना चाहिए जो समाज के हित में हो। हमारी युवा पीढ़ी पूरा समाज बदल सकता है। हमारी संख्या इसमें बहुत ज़्यादा, युवा पीढ़ी की संख्या इसमें 65 करोड़ है। 65 करोड़ हमारे युवाओं की संख्या है। अगर ये सही से प्रयास कर दें तो ये एक अच्छा नेता चुनने का काम करेंगे, अच्छा कैंडिडेट चुनने का काम करेंगे और समाज में अच्छा काम करेंगे। मेरा सवाल आप दोनों सीनियर्स के लिए है। सर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़ रहे हैं, तो सरकार को लेकर आप लोगों के मन में क्या स्थिति उत्पन्न हो रही है? नाबालिगों के साथ रेप हो रहे हैं, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, कोई घर से बाहर जा रहा है, शौच के लिए जा रहा है, किसी तरीके से अपराध घटित हो रहे हैं, हत्या हो रही है, रेप हो रहा है, किस तरीके से आप 2017 के बाद जब से ये सरकार यूपी में आई है तब से पूरी तरह से फेलियर साबित हुई है। किसी भी मुद्दे पर इनका ही जो मैनिफेस्टो है चुनाव पीरियड में उठा के देख लीजिए, उस पर एक भी वर्क इन्होंने नहीं कर पाए हैं। इन्होंने जिन जिन चीज़ों का वादा किया है, चाहे केंद्र सरकार ने किया हो, चाहे यूपी सरकार ने किया हो, उस पर इन्होंने एक भी काम नहीं किया है। और ये सरकार को चाहिए कि जिनका जो काम है, साधु संत है, वो मंदिर में रहें, जो पढ़े लिखे हैं वो आके सरकार चलाएं, वो मुख्यमंत्री बने, सांसद बने, विधायक बने। चूँकि तभी समझदारी आएगी, तभी समझने की क्षमता होगी। और यहाँ पूरा प्रदेश नहीं, पूरा देश पीड़ित है इस समय। तो हमारी सरकार पूरी तरह से फेलियर है। गवर्नमेंट को चाहिए, अगर उसको सरकार आगे चलानी हो तो इस पर कायदे से मजबूती से डिसीजन लेना पड़ेगा। आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं सर? नज़रिए से ये देख रहे हैं कि सरकार को थोड़ा सख्ती करना चाहिए बदमाशों पर। जो बदमाश हैं, जो क्राइम लोग हैं, उनके ऊपर सख्ती करें और सख्ती कर दें, सब ठीक हो जाएगा। तो सर क्या प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो इन लोगों पे सख्त कार्रवाई होगी? बहुत सख्त कार्रवाई होगा, 100% सख्त होगा। और इस समय जो मुख्यमंत्री जी हैं उससे मेरा निवेदन है कि जो सख्ती की है और सख्ती करें, सब फिट हो जाएंगे। सख्ती करने का आवश्यकता है बस। जो क्राइम लोग, जो बदमाश लोग हैं, इनके ऊपर सख्त कर दें, सब ठीक हो जाएगा। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की अगर सरकार आती है तो मैं पहला 3 चीज़ों के लिए निवेदन करूंगा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से। अब हम अपने मित्रों इलाहाबाद के माध्यम से, प्रयागराज के माध्यम से, कि
कि हमारा एजुकेशन फ्री होना चाहिए बच्चों के लिए। हमारे गरीब भाई बंधु चाचा दादा अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते। स्वास्थ्य फ्री होना चाहिए। सरकार का इतना बजट है कि हम स्वास्थ्य पे, शिक्षा पे भारत सरकार के पब्लिक को हम सहयोग कर सकते हैं। और अगर हमारा युवा पीढ़ी बहुत ही अच्छा है, बहुत ही समझदार है, लेकिन उसको मौका नहीं मिलता काम करने का। अगर उसको एक अच्छा अवसर दिया जाए तो वो अपने काम में निपुण है, माहिर है, लेकिन उसको अवसर नहीं मिलता, वो पक्षपात हो जाता है। कभी नौकरी के नाम पे, कभी बिजनेस नाम पे वो पक्षपात हो जाता है। वो कहीं न कहीं से फिर संकुचित हो जाता है हमारा नौजवान।